नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजन करियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं शशरथ पांडे और आज हम यहां पर जो देखने जा रहे हैं, जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय है आपका छत्तीसगढ़ का बजट। और उस बजट का आज हम तीसरा पार्ट यहां पर देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बजट की अन्य कौन कौन सी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो आपके आगामी परीक्षाओं में आपके लिए काम आ सकते हैं। तो जो इस स्लाइड में अगली महत्वपूर्ण घोषणा दिखाई दे रही है बजट से संबंधित, वो वानिकी क्षेत्र से संबंधित है। और वानिकी गतिविधियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण घोषणाएं सरकार के द्वारा की गई है, उनमें पहली महत्वपूर्ण घोषणा दिखाई दे रही है यहाँ पर आपको, जो वो है राज्य में छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में 65 वनोपज का क्रय किया जाता है। तो ये एक तरह की उपलब्धि है जो सरकार के द्वारा बताया जा रहा है। और सरकार ने बताया है कि जो उसका छत्तीसगढ़ का जो लघु वनोपज संघ है, उस वनोपज संघ के द्वारा वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 65 वनोपजों का संग्रह या क्रय किया जा रहा है। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? महत्वपूर्ण यही हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा और उसके एक विभाग जिसका नाम है छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ, इसके द्वारा वर्तमान में कितने लघु वनोपजों का संग्रह या क्रय किया जा रहा है, तो वो होगा 65। तो ये ध्यान रखेंगे, ये सरकार ने बताया है। वहीं अगर अगली बात करें अगली महत्वपूर्ण घोषणा की, तो अगली जो महत्वपूर्ण घोषणा है वो आपको दिखाई देगी कि सरकार ने बताया है कि छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ द्वारा वर्तमान में कोदो कुटकी, किसका? तो ध्यान रखेंगे, कोदो कुटकी। तो ये मोटे अनाज होते हैं। कैसे अनाज होते हैं? तो कोदो कुटकी मोटे अनाज है का क्रय 3000 रुपए प्रति किलो प्रति क्विंटल तथा रागी का क्रय 3377 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है। तो सरकार की द्वारा बताई गई अपनी उपलब्धियां हैं। किसके बारे में? तो कोदो कुटकी के बारे में, ये मोटा अनाज है। रागी भी एक तरह का मोटा अनाज है। इन दोनों के बारे में सरकार ने बताया कि वर्तमान में इन दोनों का जो क्रय है किस दर पर किया जा रहा है। तो कोदो कुटकी का जो क्रय है वो सरकार के द्वारा वर्तमान में 3000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से, ध्यान रखेंगे 3000 रुपए प्रति क्विंटल। और रागी का जो क्रय है वो है 3377 रुपए प्रति क्विंटल की दर से किया जा रहा है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षाओं की दृष्टि से। वही अगली महत्वपूर्ण घोषणा जो वानिकी गतिविधियों से संबंधित है वो दिखाई दे रहा है सी मार्ट की स्थापना। तो सरकार के द्वारा एक नई घोषणा की गई है कि छत्तीसगढ़ में सी मार्ट बनाए जाएंगे। एक सी मार्ट मतलब एक तरह से छत्तीसगढ़ मार्ट आप समझ सकते हैं। और एक तरह की जैसे शहरों में मॉल होते हैं, वैसे ही उसी आधार पर सरकार के द्वारा राज्य के लगभग सभी जगहों पर इनकी स्थापना की जाएगी। तो इसके बारे में घोषणा की गई है कि राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक नगरीय निकाय में, ध्यान रखेंगे कहां पर? तो प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में एक सी मार्ट की स्थापना की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है आपके एग्जाम के लिए। सी मार्ट प्रत्येक नगरीय निकाय में, और इसके माध्यम से विभिन्न स्व सहायता समूहों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का विक्रय किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे किसका विक्रय किया जाएगा? जो स्व सहायता समूह है राज्य में, जो अलग अलग तरह के स्व सहायता समूह कार्यरत हैं, उनके द्वारा जो उत्पाद उत्पादित किए जाते हैं, उन उत्पादों के विक्रय केंद्र के लिए सी मार्ट्स को विकसित किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। कहां पर? प्रत्येक नगरीय निकाय में। वही बात करें अगली महत्वपूर्ण घोषणाओं की, तो अगली जो महत्वपूर्ण घोषणाएं या उपलब्धियां राज्य सरकार के द्वारा बताई गई हैं वो है नगरीय सुविधाओं से या नगरीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई बातों के बारे में। तो नगरीय सुविधाओं से जुड़ी हुई सरकार ने बहुत सारी योजनाओं की भी बात की है, बहुत सारी उपलब्धियां भी प्रस्तुत की हैं। तो उनमें जो पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना से जुड़ी हुई, और ये योजना पहले से क्रियान्वित है राज्य में। इसके तहत क्या दिखाई देता है कि इसके तहत सरकार ने बताया है कि इस योजना के तहत 14 नगर निगमों में, कितने नगर निगमों में? 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक का संचालन किया जा रहा है। मतलब पहले से ही ये योजना कौन सी? मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना। शहरी स्लम का मतलब होता है झुग्गी बस्तियां। तो शहरों में जो झुग्गी बस्तियां होती हैं, उन झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, उनके स्वास्थ्य को और अच्छी सुविधाएं देने के, मतलब वो स्वस्थ रहें, इस चीज को ध्यान रखते हुए इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। क्या नाम उसका? तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम योजना या स्लम स्वास्थ्य योजना। और इसके तहत वर्तमान में 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस एवं दाई दीदी क्लिनिक संचालित किए जाते हैं। मतलब ये चालू थे, पहले से कार्यरत थे। सरकार ने इसमें ये नया चीज जोड़ दिया है। सरकार के द्वारा कहा गया है कि इस योजना को अब राज्य के समस्त नगर पालिकाओं में एवं नगर पंचायतों में भी क्रियान्वित किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अभी तक के नगर निगमों में लागू थी ये योजना। कहां पर? तो मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, यानी झुग्गी बस्ती में रहने वाले के स्वास्थ्य के ध्यान में रखते हुए लाई गई ये योजना। अभी तक 14 नगर निगमों में ही संचालित थी। अब ये
समस्त नगर पालिकाओं और समस्त नगर पंचायतों में भी इस योजना को लागू किया जाएगा। तो महत्वपूर्ण घोषणा है। वहीं अगली महत्वपूर्ण घोषणा जो दिखाई दे रही है या अगली महत्वपूर्ण उपलब्धि जो सरकार के द्वारा बताई गई वो है मोर जमीन मोर मकान तथा मोर मकान मोर चिन्हारी योजना। और इस योजना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आपको याद रखना होगा, उद्देश्य है शहरी निर्धन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना। तो ध्यान रखेंगे क्या उद्देश्य है, तो शहरी निर्धन परिवार जो होते हैं, शहरों के जो गरीब परिवार हैं जिनके पास अपने स्वयं के आवास नहीं होते, उनको आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही है उसका नाम है मोर जमीन मोर मकान और मोर मकान मोर चिन्हारी, इस पूरी योजना का नाम है। वहीं सरकार के द्वारा जो अगली महत्वपूर्ण उपलब्धि बताई गई है या घोषणा की गई है वो ये है सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी हुई नगरीय सुविधाओं के क्षेत्र में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि नगरों में जो सीवरेज होता है, जो गंदे जल होते हैं, शहरों के द्वारा प्रदूषित जल का जो निष्कासन किया जाता है उसको हम बोलते हैं सीवरेज। तो शहरों के द्वारा निकाले गए गंदे जल को क्या बोला जाता है, सीवरेज। तो उसका ट्रीटमेंट करना, आप सभी को मालूम है कि जो शहरों का जो गंदा जल होता है उसमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और इन गंदे जल को या इस गंदे पानी को सीधे ही कई जगहों पर नदियों में या नालों में या तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जहां पर जो जीव होते हैं इसके बाद इसके चलते मर जाते हैं। तो इनमें जो गंदगी होती है, शहरों के जो गंदे जल होते हैं उनमें बहुत सारी अशुद्धियां होती हैं और उन अशुद्धियों के चलते जब ये जल शुद्ध पानी में मिलता है या शुद्ध जल में जाकर मिल जाता है नदियों के, तो उसमें जो जीव वगैरह पाए जाते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उनके लिए नुकसानदेह साबित होता है। तो सरकार इनका प्रयास कर रही है कि उस पानी को, जो गंदा जल है उसको पहले ट्रीट कर लिया जाए, मतलब उसमें उसकी अशुद्धियों को दूर कर लिया जाए, फिर उसके बाद जो पानी है उसको नदियों या नालों में छोड़ा जाए। इसके लिए सरकार के द्वारा राज्य में कई जगहों पर ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। और इसी क्रम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के स्थापना के क्रम में वर्तमान में मतलब सरकार ने बोला है कि अब नए कुछ सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर, तो वो आपके सामने दिखाई दे रहा है कौन कौन सी जगह है। तो कोरबा, दंतेवाड़ा, शक्ति, शिवरी नारायण एवं चंद्रपुर ऐसी कुछ जगह होंगी जहां पर नवीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने की घोषणा सरकार के द्वारा की गई है। वही हम बात करें अपनी अगली स्लाइड में, तो अगली जो स्लाइड है वो खेल और युवा कल्याण की गतिविधियों से जुड़ी हुई स्लाइड है और इसमें सरकार ने यहाँ पर क्या क्या घोषणा की है तो उनको देख लेते हैं। पहली एक घोषणा सरकार के द्वारा की गई है वो है राजीव युवा मितान क्लब की स्थापना करने की घोषणा। इसके तहत सरकार ने ये उद्देश्य रखा है कि राज्य की जो युवा शक्ति है उसको संगठित किया जाएगा और संगठित करके प्रदेश के विकास में उनको सहभागी बनाया जाएगा। तो जो राज्य के युवा हैं उन युवाओं की जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का प्रयोग राज्य के विकास में करने के लिए सरकार के द्वारा एक क्लब स्थापित किया जाएगा। उस क्लब का नाम क्या होगा, तो राजीव युवा मितान क्लब, तो नाम याद रखेंगे। वहीं खेलों से जुड़ा हुआ एक अगला महत्वपूर्ण जो यहाँ पे पॉइंट दिखाई दे रहा है वो है मलखंब अकादमी की स्थापना। मलखंब अकादमी जो है वो कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो सरकार ने घोषणा की कि राज्य के नारायणपुर जिले में मलखंब अकादमी स्थापित की जाएगी। तो मलखंब जो है एक तरह का खेल होता है जिसमें जो योग की तरह दिखाई देता है, उसमें अपने शरीर के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है योग का, वो उससे जुड़ा हुआ एक खेल है मलखंब। लकड़ी के एक स्तंभ पर खेला जाता है ये खेल। तो इससे जुड़ा हुआ एक एकेडमी स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, तो राज्य के नारायणपुर जिले में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वहीं जैसा कि सरकार ने बताया तो पहले भी कि और इस योजना इस बजट में भी सरकार ने इसके बारे में कुछ बातें की हैं, वो है टेनिस एकेडमी के बारे में। तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है टेनिस एकेडमी से रिलेटेड। टेनिस एकेडमी राज्य के रायपुर जिले में बन रही है, आप सभी को पता है कहाँ पर बन रही है, तो रायपुर जिले में बन रही है। कहाँ पर बन रही है, तो लाभांडी में बन रही है। तो इसके लिए सरकार ने इस बजट में कुछ अलग से प्रावधान किया है, धनराशि आवंटित की है 1,70 लाख। तो आपके राशि के आवंटन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ये क्वेश्चन बन सकता है, कई लोगों को पता होगा, जिनको नहीं मालूम होगा तो ध्यान रखेंगे कि राज्य के रायपुर जिले में लाभांडी नामक स्थान में टेनिस एकेडमी की स्थापना की जा रही है। वही हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड जो है वो है जनप्रतिनिधियों को विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि। तो आप सभी को पता है कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको अपने अपने क्षेत्रों में विकास कार्यों को करवाने के लिए, संचालित करने के लिए धनराशि आवंटित की जाती है और उसी धनराशि के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि होते हैं अपने क्षेत्रों में सड़कों, नालियों इत्यादि का निर्माण करवाते हैं। तो इसमें जो पहला पॉइंट है आपकी जानकारी के लिए वो महत्वपूर्ण है कि बजट के तहत, यानी ये जो बजट 2022-23 का है उसके तहत जो विधायक निधि है, विधायकों को जो धनराशि दी जाती थी उसमें बढ़ोतरी की गई है और इसके तहत वर्तमान में जो 2 करोड़ रुपए मिले थे उस राशि को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, तो 4 करोड़ रुपए कर दिया गया।
गया, किसमें विधायक निधि को 2 करोड़ से बढ़ा करके 4 करोड़ कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें जिला पंचायत विकास निधि, उसमें भी सरकार के द्वारा घोषणा की गई है और उसमें क्या किया गया है, तो जो जिला पंचायत की जो अलग अलग जो इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह मतलब जिसके कार्यकर्ता हैं जो समझ लीजिए, उनके लिए भी विकास निधि बढ़ा दी गई है, पदाधिकारी जो है उनकी भी विकास निधि बढ़ा दी गई है। तो ध्यान रखिए जिला पंचायत जो अध्यक्ष है उसके लिए विकास निधि में 15 लाख रुपए कर दिया गया है। अब उसको कितना मिलेगा अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए? 15 लाख रुपए। वही बात करें उपाध्यक्ष को, तो उपाध्यक्ष को 10 लाख रुपए मिलेंगे और जो सदस्य होंगे उन्हें अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए 4 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। अब उनको इतना मिलेगा, किनको? जिला पंचायत के जो पदाधिकारी हैं उनमें कौन कौन शामिल है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। वहीं हम बात करते हैं जनपद पंचायत विकास निधि के बारे में, तो इसमें जो जनपद पंचायत अध्यक्ष होगा उसके लिए राशि दी जाएगी 5 लाख रुपए, जो जनपद पंचायत उपाध्यक्ष होगा उसे 3 लाख रुपए और जो सदस्य होंगे उन्हें दिया जाएगा 2 लाख रुपए। वहीं मानदेय की बात कर लेते हैं। मानदेय मतलब उनको एक तरह से दिया जाने वाला मेहनताना या वेतन, तो इसमें भी बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले जिला पंचायत के लिए देख लेते हैं, तो जिला पंचायत जो अध्यक्ष होंगे उनको अब मासिक रुपए कितने दिए जाएंगे? तो 25,000 रुपए, उपाध्यक्ष को मासिक रूप से 15,000 रुपए दिए जाएंगे और सदस्यों को 10,000। तो ये किनके लिए है? तो जिला पंचायत के लिए। वहीं अगर बात करें जनपद पंचायत के मानदेय मतलब उनको मिलने वाला वेतन, तो वो दिखाई देता है कितना? अध्यक्ष के लिए 10,000 रुपए, उपाध्यक्ष को 6,000 रुपए और सदस्यों को 5,000 रुपए। वहीं अगर बात करें ग्राम पंचायत के मानदेय, तो ग्राम पंचायत में जो सरपंच है उसे अब 4,000 रुपए मासिक मिलेंगे और जो ग्राम पंचायत का पंच होता है उसको कितने मिलेंगे? 500 रुपए मासिक मिलेंगे। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा जो सरकार के द्वारा बजट में की गई है वो जो कि पंचायतों से जुड़ी हुई है, वो ये है कि अब जो राज्य के अधिसूचित क्षेत्र होंगे, कौन से क्षेत्र? अधिसूचित क्षेत्र, उन क्षेत्रों में रेत खनन अगर किसी को करना है तो रेत खनन करने के लिए अब किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र के पंचायत से परमिशन लेना पड़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि किसी भी ग्राम पंचायत की सहमति के बिना पंचायत क्षेत्र में कोई भी खदान संचालित नहीं की जाएगी। तो अगर किसी ग्राम पंचायत क्षेत्र में कोई खदान चलाना है तो अब आपको खदान चलाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत से परमिशन लेना अनिवार्य कर दिया गया है। ये आपको ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा हम बात करें सरकार के द्वारा बजट में जो अन्य क्षेत्रों से जुड़ी घोषणा, तो अन्य क्षेत्रों में अगला दिखाई देता है राजस्व एवं पुलिस प्रशासन से संबंधित घोषणाएं, और इसमें दिखाई देता है कि प्रदेश में वर्तमान में जो तहसीलें थी उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है और 6 नवीन तहसीलें, कितनी? तो 6 नवीन तहसीलों की स्थापना की बात की गई है। कहां पर, कौन कौन सी? तो महत्वपूर्ण है, देखिएगा ये आपको तहसीलों के नाम और जिला इंपॉर्टेंट है। देवकर एवं भिमौरी कहां पर? बेमेतरा में। जरहा गांव ये जो तहसील है किस जिले से में बनेगी? मुंगेली में। दीपिका और भैंसमा ये किस जिले में बनेगा? तो कोरबा में। और कोटा डोल ये किस जिले में तहसील बनने वाली है? तो ये तहसील बनने वाली है आपके कोरिया जिले में। वही हम आते हैं अपने अगली स्लाइड पर, तो उसमें दिखाई दे रहा है कि सरकार के द्वारा एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा की गई है और वो ये है कि राज्य में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो। इसका उद्देश्य क्या होगा? इसका उद्देश्य होगा कि राज्य में जो मानव तस्करी होती है, आप सभी को पता है कि मानव के तस्करी की क्यों की जाती है? उनके शरीर को बेचने के लिए, उनके शरीर का दुरुपयोग करने के लिए राज्य में और पूरे देश में होता है, पूरे विश्व में एक समस्या है। राज्य में भी ये समस्या दिखाई देती है कि यहाँ पर मानव को तस्करी की जाती है, उसका व्यापार किया जाता है उसके शरीर का। उस चीज को रोकने के लिए क्या बनाया गया है? एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ब्यूरो बनाए जाने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ एक सतर्कता एवं शिकायत सेल की स्थापना की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा बात करें अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की, तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सरकार के द्वारा बस्तर संभाग में, कहां पर? तो ध्यान रखिए कौन सा संभाग? बस्तर संभाग में एक डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स की स्थापना की बात की गई है। किसकी? तो डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स कहां पर? बस्तर में बनाया जाएगा। और क्यों बनाया जाएगा? तो बस्तर संभाग में जो कार्यरत सहायक आरक्षक हैं उनके वेतन भत्तों को ध्यान देने के लिए मतलब उनको उसमें कुछ लाभ मिले, अतिरिक्त लाभ देने के लिए, और साथ ही साथ उनसे जुड़ी कोई और समस्या है, पदोन्नति की समस्या है, तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए भी ये डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स का गठन किया जाएगा और ये नवीन कैडर के रूप में स्थापित होने वाला है। ये ध्यान रखेंगे। तो एक सरकार के द्वारा राज्य में पुलिस सेवा से जुड़ा हुआ एक नवीन कैडर बनने वाला है और नवीन कैडर क्या है? बस उसका नाम है डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स। और किस संभाग में बनने वाला है? तो संभाग आपको याद रखना होगा, बस्तर संभाग में। इसके बाद हम आते हैं अपने अगली महत्वपूर्ण स्लाइड पर। अगली स्लाइड जो है वो
उसमें बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा राज्य में 3 नवीन पुलिस चौकियों की स्थापना की जाएगी। कितनी नवीन पुलिस चौकियां? तो 3 नवीन पुलिस चौकियां। कहां कहां पर? तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। भैंसा जो पुलिस चौकी है वो रायपुर जिले में बनने वाली है। इसके अलावा राज्य का जो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल घटारान जितमई है जो कि गरियाबंद जिले में है, उसको भी एक पुलिस चौकी का मान्यता दे दिया गया है। और राहुल जो कि जांजगीर जिले में है उसको भी अब एक नवीन पुलिस चौकी के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अगला जो महत्वपूर्ण स्लाइड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो है छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति स्मारक। आप सभी को पता है कि जो अमर जवान ज्योति स्मारक है, मुख्य जो स्मारक है वो दिल्ली में स्थापित है। वैसे ही उसी चीज को, उसी स्मारक को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के द्वारा राज्य में भी एक शहीद स्मारक स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। और ये स्मारक जो है राज्य के रायपुर जिले में स्थापित किया जाएगा। तो उसके बारे में बजट में चर्चा की गई है। तो कहाँ पर बनने वाला है स्मारक? रायपुर में बनने वाला है। इसके अलावा सरकार के द्वारा ये भी बताया गया कि राज्य में एक पुलिस मेमोरियल टावर भी बनाया जाएगा, जिसमें उन लोगों के नाम दर्ज होंगे जो राज्य की पुलिस सेवा में कार्यरत थे और वो शहीद हुए हैं। तो उनके नाम को सम्मान देने के लिए एक पुलिस मेमोरियल टावर बनाए जाने की घोषणा भी की गई है। इसके अलावा हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड जो है बजट के अलग अलग आंकड़ों से संबंधित है। उन आंकड़ों को आपको ध्यान रखना होगा। पहला आंकड़ा है वो देख लीजिए कि क्या है। तो वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्ति के बजट, सरकार ने बताया कि वर्ष 2021-22 में कुल प्राप्ति के बजट अनुमान 97,145 करोड़ की तुलना में पुनरीक्षित, मतलब फिर से जो उसको सुधारा गया, तो पुनरीक्षित अनुमान 99,601 करोड़ है। इस प्रकार बजट अनुमान की तुलना में, मतलब 2021-22 के लिए जो बजट अनुमान था उसकी तुलना में जो पुनरीक्षित अनुमान है उसमें 2.52% की वृद्धि है। तो ये सरकार ने बताया कि उसने मतलब अतिरिक्त आय प्राप्त की है। वहीं कुल प्राप्तियों में होने वाली वृद्धि को देखते हुए अधिक आवश्यकता वाली योजनाओं में अतिरिक्त राशि दिए जाने का प्रस्ताव है, सरकार ने बोला है ऐसा। और परिणाम स्वरूप कुल व्यय बजट का अनुमान 57,106 करोड़ से बढ़ा करके पुनरीक्षित अनुमान 99,559 करोड़ प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं तो वो उसमें क्या है वो देख लेते हैं। वर्ष 2022-23 में 1,04,000 करोड़ रुपए की कुल प्राप्ति का बजट अनुमान है, सरकार ने ऐसा बताया है। मतलब उसको इतनी राशि प्राप्त होगी। तो गत वर्ष की तुलना में तो ध्यान रखेंगे, जो गत वर्ष की तुलना में गत वर्ष की अनुमानित बजट प्राप्तियों से 7% अधिक है। तो वर्ष 2022-23 में 1,04,000 करोड़ की कुल प्राप्ति का अनुमान है, सरकार का ऐसा कहना है। और ये जो अनुमान है 1,04,000 करोड़ का, वो पिछले वर्ष की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है? तो 7% अधिक है। ये आपको ध्यान रखना है। कुल प्राप्तियों में से जो प्राप्तियां होने वाली हैं उन प्राप्तियों में से राज्य की राजस्व प्राप्तियां, मतलब राज्य को अपने राजस्व से जो प्राप्त होने वाली राशि है वो है 44,500 करोड़ रुपए। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा जो धनराशि राज्य सरकार को मिलेगी वो है 44,573 करोड़ रुपए। यानी कि केंद्र सरकार से राजस्व के रूप में राज्य सरकार को 73 करोड़ रुपए ज्यादा मिलने वाले हैं। वहीं पर पूंजीगत प्राप्तियों की बात करें, मतलब राज्य सरकार की स्वयं की पूंजीगत प्राप्तियां वो कितनी है? 14,927 करोड़ रुपए। तो ये आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं, जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए। वहीं हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग का आकार 1,12,603 करोड़ का है, जिसमें से सकल व्यय से ऋणों की अदायगी एवं पुनर्प्राप्तियों को घटाने पर शुद्ध व्यय 1,04,000 करोड़ अनुमानित है। राजस्व व्यय 88,372 करोड़ एवं पूंजीगत व्यय 15,241 करोड़ रुपए है, ऐसा सरकार का कहना है। और वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय कुल व्यय का 14.6% होगा। तो ये सारे आंकड़े आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इनको आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि वर्ष 2022-23 के बजट में सामाजिक क्षेत्र के लिए, ये आपको याद रखना होगा, सारे ही आंकड़े आपको ध्यान रखने होंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ के द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में ऐसे आंकड़ों पर प्रश्न आते रहते हैं। तो ये भी ध्यान रखेंगे, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई, तो 37% राशि। वहीं आर्थिक क्षेत्र के लिए कितनी राशि आवंटित की गई सरकार के द्वारा, तो 40% राशि। और वहीं सामान्य सेवा क्षेत्र के लिए कितनी राशि, तो 23% धनराशि का आवंटन किया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए 37%, 40% और 23% कौन से क्षेत्र के लिए आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी होगी। वहीं हम बात करें अपनी अगली स्लाइड की, तो अगली स्लाइड में सरकार ने बताया है कि वह एक नया उपकर लेने जा रही है। तो एक नए उपकर की घोषणा की गई है सरकार के द्वारा। एक नया उपकर कौन सा है, तो उस उपकर का नाम है रोजगार एवं
युवा विकास उपकर। तो ध्यान रखेंगे, प्रश्न बन सकता है कि राज्य सरकार के द्वारा एक नए उपकर की घोषणा की गई है, तो उस उपकर का नाम क्या है? तो उस उपकर का नाम है रोजगार एवं युवा विकास उपकर। और ये किस विभाग से लिया जाएगा? तो पंजीयन विभाग के द्वारा जो अभिलेखों का पंजीयन शुल्क लिया जाता है, उस शुल्क पर लिया जाएगा। पंजीयन विभाग के द्वारा अभिलेखों के पंजीयन शुल्क पर कौन सा उपकर लिया जाएगा? तो उस उपकर का नाम है रोजगार एवं युवा विकास उपकर। और इससे सरकार ने 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय होने की बात कही है। वहीं बात करें अपने अगले पॉइंट पे, तो अगला पॉइंट कहता है कि मार्च 2021 की स्थिति में राज्य का ऋण भार कुल बजट की तुलना में 80% तथा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋण भार 22% है, जो कि भारत सरकार एवं अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। तो ये राज्य सरकार की उपलब्धि है। वहीं अन्य पॉइंट में देखें तो अन्य पॉइंट ये है कि राज्य का सकल वित्तीय घाटा 14,600 करोड़ अनुमानित है, जो राज्य की सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। वहीं जो नेक्स्ट पॉइंट है, उस पॉइंट में बताया गया है कि वर्ष 2022-23 हेतु कुल प्राप्तियां 1,04,000 करोड़ के विरुद्ध शुद्ध व्यय 1,04,000 करोड़ अनुमानित है। तो ध्यान रखेंगे, सरकार का कहना है कि प्राप्ति कितनी होने वाली है? तो 1,04,000 करोड़, और व्यय कितना होने वाला है? तो 1,04,000 करोड़। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कितना? 1,04,000 करोड़। जितना आय उतना ही व्यय होने वाला है, ऐसा सरकार का कहना है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कहता है कि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियां 89,073 करोड़ एवं राजस्व आय जो है 88,372 करोड़ अनुमानित है। अतः वर्ष 2022-23 में कुल 701 करोड़ का राजस्व आधिक्य है। कितने करोड़ का? तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो जितने डेटा यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, सभी डेटास को आपको ध्यान रखना होगा। सभी डेटास के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर ये भी प्रश्न बन सकता है कि कितने करोड़ का राजस्व आधिक्य है इस बजट में? तो 701 करोड़ का राजस्व आधिक्य है, ऐसा सरकार ने कहा है। वही हम आते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड में है वो कर प्रस्ताव से संबंधित है। तो राज्य सरकार ने 2022-23 के लिए किसी भी तरह के कोई नए कर का प्रस्ताव नहीं रखा है। तो कोई कर प्रस्ताव नहीं है, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। यानी कि इस बजट में सरकार ने किसी भी प्रकार के नए कर को जनता के लिए ऊपर नहीं डाला है। तो ये सारे जो आंकड़े थे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस स्लाइड में जो बातें बताई गई, इस पूरे डिस्कशन में जिन बातों पर, जिन आंकड़ों पर चर्चा की गई, वो सभी आंकड़े राज्य सरकार के द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं, चाहे वो व्यापक की परीक्षाएं हो, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा आयोजित पीएससी की परीक्षा हो, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इनको अपने ध्यान में रखना होगा और यहाँ से प्रश्न बनते रहेंगे और बनते रहते हैं। आप सभी को पता है कि बजट से कई तरह के प्रश्न आते हैं, इसलिए आपको इनको अवश्य ध्यान देना होगा। तो आज की इस स्लाइड में केवल इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।